नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है समझने का प्रयास करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है वेयर वी कैन स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ये फिजिक्स का भी एक ब्रांच है, फिजिक्स का भी एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको फिजिक्स का भी ब्रांच कह सकते हैं और साइंस का भी ब्रांच कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स और जो फिजिक्स में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है। लोगों को लगता है कि सेम चीज है सर, वो लिख देंगे तो काम चलेगा, नहीं। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी कैन स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा आप लोग। हेडिंग लिखिएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से ये मिलकर के बना हुआ है, थर्म और दूसरा डायनेमिक्स। थर्म मीन्स होता है क्या? हीट। डायनेमिक्स मतलब कंटिन्यूअस क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, है कि नहीं? मतलब हीट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा, हीट किसी ना किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, उसके बारे में हम लोग को यहां स्टडी करना है। तो लिखिए क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस लिख दो, नॉट फिजिक्स, फिजिक्स भी लिख सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो, और फिजिक्स, ब्रैकेट बंद। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और फिजिक्स, ब्रैकेट बंद। वेयर वी कैन स्टडी अबाउट, वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, where we can study about the concept of heat and temperature and interconversion of concept of heat and temperature and interconversion of heat and other form of energy, heat and other form of energy। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है जो चीज अब बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। समझिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अगर पार्टिकल्स होंगे, ये सपोज करो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। ध्यान से समझिए, मैं बात बता रहा हूं। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ध्यान दीजिएगा इसी में, यहां जो P होता है, यहां जो P होता है, यहां जो V होता है और यहां जो T होता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन जो N है और R है ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट होंगे, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी? चेंज हो सकती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। जैसे अगर हम पूछे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो आप क्या बोलोगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है, जल्दी बताइए। क्या क्या बच्चों? प्रेशर, वेरी गुड, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टेम्परेचर जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो और इनका क्या क्या होगा?
इस पार्टिकल का हो सकता है अलग अलग प्रेशर हो, वॉल्यूम हो और टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दूसरा वर्ड आता है सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? बार बार इस चैप्टर में नाम आएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स जिनके पास क्या क्या होगा? प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा एंड टेम्परेचर होगा। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? एवरीथिंग एक्सेप्ट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब इस सिस्टम के आउटसाइड में जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा? उसका सराउंडिंग। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं एक पार्टिकल होगा, एक ये पार्टिकल होगा, एक ये पार्टिकल होगा, एक हमारे पास भी कुछ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, इनके पास भी कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इनके पास है, सब इकट्ठा मिलकर के क्या कहलाएंगे? सिस्टम। ठीक, अब हमारे बाहर ये चारों तरफ ये क्या है? ये कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स। यहां तक क्लियर? हमें बार बार ये वर्ड यूज करूंगा तो घबराइएगा मत कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? सारे पार्टिकल्स के क्या क्या होंगे? प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम होगा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बार बार बोलेंगे, इसका मतलब समझ जाइएगा किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको लिख लेते हैं, होता क्या पहले समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो बच्चों, एक कभी हमने अपने डोर का हैंडल पकड़ा, जैसे ही पकड़ा तो क्या उस समय मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हूं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि डोर का हैंडल हमको महसूस होगा ठंडा, और टेम्परेचर ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर होगा, किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा होगा? फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसका मतलब कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तब हम बोलेंगे ये हम दोनों सिस्टम किस इक्विलिब्रियम में? थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे रजाई के अंदर पैर लगा के घुसते हो तो पहले से कोई घुसा होता है तो उसका पैर बड़ा गर्म होता है, बाद में तुम घुसते हो तो ठंडा लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद क्या होता है? कुछ जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? लगभग इक्वल हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। टू सिस्टम आर सेड टू बी two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. If they have the same temperature. ठीक है, मतलब दो सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे अगर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ऐसे दोनों सिस्टम को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वीडियो वाले बच्चों क्लियर हो रहा है? यस नो बोलो बच्चों फटाफट, यस नो। अरे टुडुंग नहीं, बोलो यस नो। वेरी गुड, ऐसे बोल बोल कर पढ़ो, टुडुंग टुडुंग करते रहते हैं। चलो, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दो तरीके की वॉल के बारे में। ध्यान समझिएगा। एक होता है इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल, और दूसरा होता है डायाथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। डायाथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, अब मैं बताता हूं दोनों कहानी क्या होता है। अभी हाँ, आइडियाबैटिक वॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक गिलास लेता हूं, ये गिलास के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर गर्म चाय रख देता हूं। चाय रख दिया गरम गरम, छोड़ देता हूं 1 घंटे के लिए। क्या होगा? ग्लास है, नॉर्मल ग्लास, ऊपर ढक्कन से रख दिया,
ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि हो रहा है ये कारण इस वजह से ठंडा हो रहा है कि बाहर का जो हीट है और अंदर का जो हीट है वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। कब तक एक्सचेंज कर रहे हैं? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर लगभग बराबर ना हो जाए। जैसे टेम्परेचर बराबर हो गया, हीट एक्सचेंज होना क्या हो गया? बंद हो गया, और कुछ देर बाद ये अंदर का जो चाय था वो क्या हो गया? ठंडा पड़ गया, है ना। तो यहां पर ये जो वॉल था, ये जो जिस कंटेनर के अंदर रखा गया था, जिस कंटेनर में रखा गया था, वो क्या कर रहा है? हीट एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है कि आप अंदर की हीट बाहर जाओ, बाहर की हीट अंदर आओ। हीट एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है। तो ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल। समझ में आ गया? जो हीट एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता हूं। देखिए ना, ग्लास में मम्मी दूध रख देती है, 1 घंटा 2 घंटा बाद देखते हैं भले ऊपर से ढका होता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वॉल ही ऐसा है जो हीट को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन एक मिल्टन का बॉटल आता है, देखा होगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, सेलो मिल्टन ऐसा टाइप का आपके पास बॉटल आता है, देखा होगा। उसके अंदर अगर हम दूध रखते हैं, उसको अंदर हम दूध रखते हैं ऐसे, उसका वॉल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा होता ना। अब उसको भी हमने पैक कर दिया ऐसे। इसको जब हम देखते हैं 1 घंटे बाद भी देखते हैं तो दूध गर्म होता है, 2 घंटे बाद भी देखते हैं तो ये दूध गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें तो ठंडा हो रहा था। इसमें इस वजह से होता है कि इसमें अंदर की बाहर की हीट बाहर ही रह जाती है, अंदर की हीट से एक्सचेंज नहीं करता। ये जो ऐसा आपके पास वॉल लगा हुआ है जो अंदर की हीट को क्या कर रहा है? एक्सचेंज करने नहीं दे, अंदर की हीट बाहर नहीं जाने दे रहा है और बाहर की हीट अंदर नहीं जाने दे रहा है। एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड की तरह से खड़ा है। तो ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वॉल। बात समझ आ गई? अभी थोड़ी देर बाद हम इसको एक और नाम देंगे, एडियाबेटिक वॉल भी इसको हम लोग बोलते हैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जनरल नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वॉल, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। डायाथर्मिक के अंदर या कंडक्टिंग के अंदर हीट का एक्सचेंज। आपके घर पर कट हो रहा है, बताओ डायाथर्मिक है कि इंसुलेटिंग है? डायाथर्मिक है ना। आपके घर पे प्लास्टिक का बाउल है, बाउल में भी पानी रखते हो तो क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है ना, वो भी क्या है? डायाथर्मिक है। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आपने सुना होगा गर्मी के दिनों में मम्मी लोग कहती हैं कि घड़े में पानी रख के पियो, पानी बड़ा ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में घड़े में पानी रख दो और उतना ही बड़ा टीने का तुम घड़ा बना लो, या एक स्टील का घड़ा बना लो, ऐसे दोनों में पानी रखो। स्टील वाला गर्म हो जाता है एकदम गर्म, और जो ये मिट्टी वाला होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों? स्टील कंडक्टर अच्छा है नहीं, क्यों? ऐसा कारण होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज लेट मी स्पीक फर्स्ट। सुन लो प्लीज, दोनों की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये स्टील का घड़ा होता है ना, ये मान लो स्टील का घड़ा आपके पास, और ये आपके पास किसका घड़ा है? मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। तो स्टील के घड़े में क्या होता है बच्चों? अंदर जो ये पानी आपके पास रखा गया है वो डायरेक्ट हीट एक्सचेंज होता है। डायरेक्ट बॉडी पे जो हीट आई वो अंदर भेज दिया, और अंदर की हीट बाहर हो गया, जिसकी वजह से ये पानी क्या होता है? क्या होता है? गर्म हो जाता है। लेकिन मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी वाले जो आपके पास घड़े होते हैं उसके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स से पानी बाहर निकलने का प्रयास करता है, और बाहर का जो हीट आता है इस पानी से टकरा करके इवापोरेट हो जाता है। मतलब बाहर का हीट बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो बाहर का हीट बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली पोर्स से रिस रिस के बाहर निकलता रहता है, जिसके वजह से बाहर का हीट जो अंदर जाना चाह रहा था वो बाहर से ही इवापोरेट होकर क्या हो रहा है? बाहर चला जा रहा है। अंदर का पानी कैसा होगा? कोल्ड रहता है। दैट इज वाई घड़े का पानी ठंडा होता है, और उतना ही बड़ा अगर स्टील या किसी भी मेटालिक बॉडी का आप घड़ा बना लेते हो तो उसकी पानी गर्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? वीडियो बोलो बच्चों, यस नो? यस नो बोलो। केमिस्ट्री में कहां से स्टार्ट होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझने का प्रयास करिएगा, पहले समझ लीजिए, आराम से लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक सिस्टम है, सिस्टम ए, ठीक है, और यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक कौन सा वॉल लगाते हैं, इंसुलेटिंग वॉल, ठीक है, यहां पे कौन सा वॉल लगाते हैं हम, एक इंसुलेटिंग वॉल लगा देते हैं। चलो ये लो इंसुलेटिंग वॉल, कैसा वॉल है ये, इंसुलेटिंग, INSULATIN, बड़ा करना पड़ेगा जी बनाने के लिए, एन जी, इंसुलेटिंग वॉल है। ये सिस्टम आपके पास पहला वाला ए सिस्टम था, थोड़ा बात नहीं करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत आसान है, नहीं तो ये आपको क्या करता है, रुलाता है, ठीक। ये आपके पास ए सिस्टम था, और दूसरा सिस्टम ये आपके पास क्या है, बी है। समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, समझिएगा, ये बी है। सपोज करो यहां पर खूब ठंडा पानी है, सपोज करो कि मैं आपको बता रहा हूं, कोल्ड वाटर, और यहां पे खूब गर्म पानी है, हॉट वाटर, ठीक है। अब यहां पर एक और वॉल है आपके पास, इसको हम बोलेंगे कौन सा वॉल, कंडक्टिंग वॉल, ऐसे लगा हुआ है। ये कौन सा वॉल है आपके पास, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है। इसके ऊपर एक तीसरा सिस्टम रखा गया है, इसका नाम क्या है, सिस्टम सी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ये समझ में आ गया तो आपको जीरोथ लॉ एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसमें नॉर्मल वाटर सपोज करो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तीनों का टेम्परेचर भी अलग अलग है, ये होगा TA, ये होगा TB, और ये हो गया TC। सपोज करो A और जो C है, A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो क्या, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, मतलब TA का टेम्परेचर किसके बराबर है, TC के बराबर है। उसी प्रकार TC का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, TB के बराबर है। तो क्या A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं, यस, क्योंकि TC TA के बराबर है और यही TC TB के बराबर, तो क्या आप TA TB के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसी को कहते हैं थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समझाता हूं क्या हो रहा है यहाँ इस केस में। इस केस में होगा क्या, अगर मैं बोलूं ये सिस्टम दोनों साथ में ना होते तो क्या होता, ये दोनों को मैं हटा देता यहां से। अब बताओ क्या TA TB आपस में हीट का एक्सचेंज कर पाते, नहीं, मतलब यहां का टेम्परेचर ज्यादा और यहां का टेम्परेचर, TA का टेम्परेचर कम और TB का टेम्परेचर ज्यादा होता, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या, अब नहीं है। लेकिन अगर इनको मैंने लगा दिया यहां पर, इनको यहां पे लगा दिया तो क्या होगा जानते हो बच्चों, ये जो ठंडा पानी है ना, देखो ध्यान से समझना, ये जो गर्म पानी है इससे हीट अपना एक्सचेंज करेगा, कब तक, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। फिर ये नॉर्मल वाटर इस ठंडा पानी से अपनी हीट को एक्सचेंज करेगा, कब तक, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। कुछ देर बाद क्या होगा, इन तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल अलाउ करता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए, तो यहां पे हीट का एक्सचेंज होगा, यहां पर भी हीट का एक्सचेंज होगा, लेकिन यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा क्या, यहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। डायरेक्ट A और B के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, तीसरे सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। तो यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर कोई सिस्टम A है और B है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम C से, तब हम ये भी कह सकते हैं कि A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आया, यस नो। जैसे यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ बहुत गर्म पानी है, कुछ देर बाद आप देखोगे तो ये भाई साहब
एक तीनों का टेम्परेचर लगभग क्या होगा, सेम हो चुका होगा, क्योंकि ये इनसे हीट एक्सचेंज करेंगे, ये इनसे हीट एक्सचेंज करेंगे, आपस में ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मतलब यही हो जाएगा, TA इज इक्वल टू होगा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC। इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसी को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला कि अगर A और B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किससे, C से, तब हम ये कह सकते हैं कि A और B भी दोनों आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो वाले बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलो यस नो। यस सर। वेरी गुड। चलो लिखते हैं, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बच्चों। according to zeroth law of thermodynamics, according to zeroth law of thermodynamics, if two system capital A and capital B are separately in thermal equilibrium, with a third system capital C, with the third system capital C, ब्रैकेट में लिख लेना, that is TA equal to TC and TB equal to TC, ब्रैकेट में लिखना है TA equal to TC and TB equal to TC, ब्रैकेट बंद। then capital A and capital B, then capital A and capital B are also in thermal equilibrium with each other. Capital A and capital B are also in thermal equilibrium with each other. That is TA equal to TB equal to TC. और ये फिगर बना लेना, that is TA equal to TB equal to TC। छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, that is TA equal to TB equal to TC। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल लगाते समय हमको कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। एक छोटा सा वर्ड पूरा का पूरा आपका आंसर गलत कर सकता है। केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा होता है, फिजिक्स की कहानी कुछ अलग है, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चों, साइन कन्वेंशन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, द हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के द्वारा, उसको कैसे लेंगे, इज पॉजिटिव, ठीक है, इज पॉजिटिव। एंड हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेंगे, और हीट निकाल रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ये तो सेम है जैसा पुराना हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, वो है वर्क डन का। देखिएगा, वर्क डन
बाय ए सिस्टम, अगर वर्क डन बाय ए सिस्टम होगा तो क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। एंड वर्क डन फॉर अ सिस्टम होगा, ऑन अ सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन अ सिस्टम होगा तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, ये याद रखना है आपको, कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। थर्ड पॉइंट, द इंक्रीज in internal energy of a system, increase in internal energy of a system is taken as positive, or decrease in internal energy of a system is taken as negative। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये इंटरनल एनर्जी क्या है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लोड दिया, ठीक है, इसको देखो प्रेस कर रहा हूं मैं, भाई साहब को दबाया, और दबाने के बाद मैं इसको छोड़ता हूं, जैसे ही छोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, ये अपने आप, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, और जैसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, तो अपने आप एक्सपेंड करेगा। देखो ये क्या है, उसके अंदर एक एनर्जी लग रहा था जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, स्टोर को बाहर निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब रिस्टोरिंग फोर्स की कहानी खत्म, फोर्स वाली जब पढ़े थे तो फोर्स, अभी एनर्जी की बात करो। ये मैंने क्या किया, इस पे एक लोड दिया, ये देखो लोड दिया, लोड देने के बाद जैसे ही छोड़ा एक्सपेंड होगा, ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा, धीरे 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 एक्सपेंड किया, तो इसी के अंदर जो लग रही है एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स छोटा 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 एनर्जी लगा रहा होगा, और ये चारों तरफ लग रहा होगा, ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, वीडियो वालों समझ में आया, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। मैंने क्या किया इनिशियली, देखो मैं इसके ऊपर लोड दे रहा हूं, लोड दिया, छोड़ दिया, बढ़ने लगी। अगर मैं क्या करूं, हाँ अगर मैं क्या करूं, इसको मैं हीट देता, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करता, हीट देता, तो इनकी कहानी कुछ अलग होती, ये और एक्सपेंड करता। अभी आगे हम लोग दिखाएंगे कैसे एक्सपेंड करेगा। ये देखो, देख रहे हो, हीट देते ही भाई साहब एक्साइटेड हो गए, जहां जहां गर्म कर रहे, देखो ये, इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घूमने लगा, बढ़ने लगा, घूमने लगा, बढ़ने लगा, है ना। हीट देते इसके अंदर के, अब जैसे मैंने हीट हटा दिया, मैं दूर कर देता हूँ, बेचारे सब शांत होकर के बैठे हो, एकदम सीधे से खड़े हुए, हाँ सिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब मतलब अपने इनिशियल स्टेट में आने का कोशिश करें, लेकिन जैसे मैं हीट दूंगा उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करें। तो देखो देखो देखो, दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया आप सब लोगों को बच्चों, वीडियो वालों। हाँ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, क्यों दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या चीज बढ़ेगी।